नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल मैथ्स विद गणेश के साथ में। प्यारे साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 6 त्रिभुज, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली 6.2 से पहले की प्रमेयों की प्रमेय 6.1 के बारे में, जिसे हम कहते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय और थेल्स की प्रमेय के नाम से भी इसको जाना जाता है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है। इसको देखिए एक बार, इसका कोटेशन पढ़ते हैं। कोटेशन है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो प्रश्न ने क्या कहा है, देखिए साथियों, ये हमारा कोई त्रिभुज है। त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, तो मैंने मान ली इस भुजा के समांतर आपको जो त्रिभुज है ए बी और सी, इस ए बी सी त्रिभुज में मैंने इस तीसरी भुजा के समांतर बी सी भुजा के समांतर मैंने एक रेखा खींच दी, जिसका मैंने नाम दिया डी और ई। मैंने इसका क्या नाम दे दिया, डी और ई। तो प्रश्न में कहा गया है यदि हम इसकी डी और ई खींचते हैं, यदि हम डी और ई यहाँ पर रेखा खींचते हैं तो डी और ई इन दोनों भुजाओं को, इन दोनों देखिए ध्यान देंगे, दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद कर, देखिए दो भुजाओं ए बी और ए सी को डी और ई भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद इसने कर दिया है। इसके बाद तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, अर्थात देखिए इसका अनुपात क्या है, ए डी बटे बी डी। इसका अनुपात क्या होना चाहिए, ए डी बटा बी डी। और इसी प्रकार से दूसरा अनुपात क्या होना चाहिए, ए ई बटा सी ई, ए ई बटा सी ई। यह अनुपात इसका आना चाहिए। अब देखिए करते हैं इस प्रश्न को सॉल्व और पता लगाते हैं कि ये किस प्रकार से सॉल्व होता है, इसका हल आता है या नहीं आता। तो देखिए साथियों, यहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं दिया है। देखिए क्या दिया हुआ है, हमें दिया है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ध्यान देंगे एक भुजा के समांतर, तो अर्थात डी ई समांतर किसकी है, बी सी की है। दिया हुआ है डी ई समांतर बी सी, जहां डी कहां पर है, डी ए बी पर, डी ए बी पर हुए ई किस पर, ए सी पर, डी ए सी पर। ध्यान रखेंगे डी ए बी पर और ई ए सी पर स्थित बिंदु हैं, स्थित क्या है, बिंदु हैं। तो देखिए प्यारे साथियों, इसके बाद सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है वो देखेंगे। हमें यहाँ पर सिद्ध करना है कि जो भुजाएं हैं, जो दो बिंदु हैं, जो दो भिन्न भिन्न बिंदु हैं, ये बिंदु इन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं, अर्थात ए डी बटा बी डी, अर्थात ए डी बटा बी डी बराबर होगा ए ई बटा सी ई के, ए ई बटा सी ई के। देखिए प्यारे साथियों, यहाँ पर होगी रचना। मैं आपको एक बात बता दूं कि अधिकतर ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल होता है कि रचनाएं कब करनी है कब नहीं करनी, फिर भी मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए साथियों, रचनाएं हमारे ज़रूरत के मुताबिक की जाती हैं और नियमों के आधार पर की जाती हैं। यदि मैं यहाँ पर त्रिभुज पढ़ रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर एक चतुर्भुज भी मिल रहा है। जब मैं पढ़ ही त्रिभुज रहा हूँ तो इस चतुर्भुज का क्या काम यहाँ पर, इसलिए इस चतुर्भुज को भी त्रिभुज बना दीजिए, अर्थात इसे त्रिभुज बनाने के लिए इसमें विकर्ण खींचने पड़ेंगे। तो साथियों, इसमें खींचते हैं इसके विकर्ण, और विकर्ण कौन कौन से खींचते हैं, विकर्ण खींचते हैं सी डी और बी ई। हमने सी डी और बी ई इसके विकर्ण यहाँ पर खींच दिए हैं। ध्यान देंगे, देखिए इन दोनों विकर्णों को बनाने के बाद इसको रचना में लिख लेते हैं। देखिए बी ई व सी डी, बी ई व सी डी को मिलाया, बी ई व सी डी को मिलाया। अब देखिए प्यारे साथियों, हमने इनको मिला तो दिया, इसके बाद बात करते हैं उपपत्ति की। देखिए उपपत्ति में जो जितना भी सॉल्यूशंस होगा वो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। देखिए साथियों, बहुत से लोगों को, बहुत से बच्चों का ऑफलाइन क्लासेस में मुझसे एक प्रश्न होता है कि सर अगर हम इतना भी करके आए तो हमें कोई नंबर मिल जाएगा क्या। देखिए ये तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करेगा कि अगर वो किस मूड में है। अगर अच्छे मूड में हुआ तो हो सकता है आपको आधा एक नंबर यहाँ पर दे दे, बाकी उससे कोई उम्मीद मत कीजिएगा, क्योंकि प्रश्न पूरे करने के ही आपको नंबर दिए जाते हैं। मानते हैं हर स्टेप्स के नंबर डिवाइड होते हैं,
लेकिन फिर भी हमको आधा अधूरा काम नहीं करना है, हमें पूरा के पूरा पढ़ के जाना है और प्रश्न को पूरा हल करने के दृष्टिकोण से ही उस प्रश्न को देखना है अपने को। ठीक है सर। तो देखिए यहाँ पर उपपत्ति में क्या करेंगे, ध्यान देंगे। और देखिए एक रचना में एक और चीज करनी है अपने को, ध्यान देना। रचना में हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो यहाँ पर ऊंचाई कोई नहीं है, आधार तो इतना बड़ा है देखिए, लेकिन ऊंचाई कोई नहीं है। तो यहाँ पर इसकी ऊंचाई भी माननी होगी, और ऊंचाई हमेशा लंबवत होती है। ऊंचाई हमेशा कैसी होती है, लंबवत होती है। तो लंब कहाँ से डालें, एक बात विशेष ध्यान रखना, लंब हमारे पास यहाँ पर डालने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर मिला लिया है। तो लंब हम डालेंगे यहाँ। देखिए साथियों, यहाँ पर हमने ई से लंब डालते हैं। यहाँ पर लंब का तात्पर्य होता है 90 डिग्री, और यहाँ डी से लंब डाला इस भुजा पर, और मान लेते हैं यहाँ पर क्या हो गया हमारा एफ, और यहाँ डाल देते हैं जी नाम। एफ और जी हमारे क्या हो गए, लंब। इस बात को भी अपन अपने रचना में लिख लेते हैं। रचना में क्या लिखते हैं, ई जी, यहाँ लिखते हैं वे ई जी लंब किस पर है, ई जी लंब है ए बी पर। और यहाँ पर लिखते हैं एवं आपका क्या डी एफ लंब किस पर है, ए सी पर। देखिए प्यारे साथियों, क्योंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल की हम यहाँ पर बातें करने वाले हैं, और क्षेत्रफल बिना लंब के संभव नहीं है, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो देखिए साथियों, यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि जो लंब होगा ई जी किस पर लंब है, ए बी पर है। और 10वीं पुराने जो आपका आरबीएससी का सिलेबस होता है ना, वहाँ पर बिंदु पथ करके एक प्रश्नावली दी हुई थी। अगर हम उस प्रश्नावली का थोड़ा सा उपयोग यहाँ पर देखें तो ध्यान देने वाली बात है कि इस पूरी पर अगर लंब है तो इस वाले भाग पर भी, अर्थात एडी वाले भाग पर भी हमारा ईजी ही लंब माना जाएगा। ऐसा ही नहीं, जबकि बीडी वाले भाग पर भी, हमारे इस बीडी वाले भाग पर भी यही ईजी ही लंब माना जाएगा। आप तो इस प्रकार से समझिए, किसी सड़क पर मान लीजिए कोई बिजली का खंभा 90 डिग्री पर लगा हुआ है, तो हम जहां चाहे उसे पास से देखें चाहे हम दूर से देखें, हमारे लिए उस खंभे की ऊंचाई सदैव समान ही रहेगी। हमारे लिए खंभा कभी छोटा या बड़ा नहीं होने वाला है। तो इसी प्रकार से ये जो ऊंचाई है हमेशा ऊंचाई बराबर रहेगी, चाहे बी से देखिए, चाहे डी से देखिए, चाहे ए से देखिए। इस ऊंचाई की जो लंबाई है वह सदैव बराबर रहने वाली है। तो चलिए साथियों, अब चलते हैं हमारे प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि डीई जो आधार है, इस डीई आधार पर दो त्रिभुज बन रहे हैं। देखिए इस डीई आधार पर बन रहा है डीई बी और बन रहा है डीई सी। देख लीजिए आराम से, यहाँ पर डीई बी और डीई सी दो प्रकार के दो त्रिभुज हैं जो कि एक ही आधार पर बन रहे हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पर त्रिभुज कौन सा, डीई बी, त्रिभुज डीई बी व त्रिभुज कौन सा, डीई सी, वह त्रिभुज डीई सी एक ही आधार पर बने हुए त्रिभुज हैं। एक ही आधार पर बने त्रिभुज हैं। एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल, ध्यान रखना सर, जो आपका 9th क्लास की प्रमेय है कि एक ही आधार पर बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल भी समान होते हैं। तो एक ही आधार पर बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान होते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं, अतः यहाँ हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज DEB ये बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा, देखिए यहाँ दो बार त्रिभुज हो गया है, त्रिभुज DE और C के, DEC के यहाँ पर साथियों। अब इसके बाद यहाँ पर हमें क्या मिल जाता है, एरिया ऑफ DEB बराबर एरिया ऑफ DEC। अब यहाँ पर निकालते हैं इसके फॉर्मूले से, क्या निकलेगा, देखिए इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या निकलेगा, 1/2 गुणा आधार। तो DEB कहाँ बन रहा है, देखिए DEB, इस DEB में ऐसी कौन सी भुजा है जिस पर कोई रेखा लंब हो रही होगी। तो देखिए साथियों, DEB में एक BD भुजा ऐसी है जिसको आगे बढ़ाने पर हमें एक भुजा लंब प्राप्त होती है। तो यहाँ पर आधार क्या होगा, यहाँ पर हमें आधार मिलेगा BD। तो क्या आधार मिलता है, यहाँ पर हमें BD आधार मिल जाता है। तो BD इंटू ऊंचाई क्या है, ऊंचाई हमें मिल जाती है EG। हमें क्या ऊंचाई मिल जाती है, EG। जो लंब होगा वह ऊंचाई होगी
और जिस पर लंब होगा वह हमारा आधार होगा। तो प्यारे साथियों देखिए, इसी प्रकार एरिया ऑफ डीईसी की बात करते हैं। एरिया ऑफ डीईसी, यहाँ पर आधार का काम कौन करेगा? सीई करेगा, क्योंकि इसी को आगे बढ़ाने पर हमें लंब प्राप्त होता है। देखिए साथियों, 1/2 इंटू आधार क्या है? सीई। आधार क्या है? सीई इंटू ऊंचाई क्या है? ऊंचाई है डी एफ। ऊंचाई क्या है? डी एफ। अब देखिए साथियों, यहाँ पर 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या प्राप्त होता है? बी डी इंटू ई जी बराबर सी ई इंटू डी एफ। इसे करते हैं समीकरण नंबर 1 नाम देते हैं। ठीक है सर। अब ध्यान देंगे, देखिए यहाँ पर देखिए साथियों, अब लेते हैं त्रिभुज। कौन से त्रिभुज? ए डी ई त्रिभुज को। देखिए त्रिभुज यहाँ लिखते हैं। अब त्रिभुज कौन सा? ए डी ई। त्रिभुज ए डी ई में, यहाँ पर देखिए ए डी ई में क्षेत्रफल निकालते हैं इसका। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई क्या निकलेगा? 1/2 गुणा आधार। ए डी ई में आधार कौन है? ए डी आधार है। कौन आधार है? ए डी आधार है। यहाँ पर ध्यान देंगे, ए डी आधार लेंगे तो ऊंचाई क्या मिलेगी? ई जी। तो 1/2 गुणा ए डी इंटू ई जी क्या मिलती है? ए डी इंटू ई जी हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। इसके बाद देखिए प्यारे साथियों, अब यहाँ पर इसको समीकरण नंबर 2 नाम देते हैं। उसी प्रकार से ए डी ई, इस बार आधार कौन ले लेंगे? ए ई ले लेंगे। तो देखिए पुनः त्रिभुज ए डी ई में एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बराबर 1/2 गुणा, इस बार आधार कौन होगा? इस बार आधार बनेगा ए ई, क्योंकि समान त्रिभुज है। त्रिभुज ए डी ई ही है, लेकिन उसमें आधार 2 बार है। एक बार ए डी आधार है और एक बार ए ई आधार है। तो इस बार लिखते हैं ए ई इंटू ऊंचाई कौन होगी? डी एफ इंटू ऊंचाई होगी डी एफ। समीकरण नंबर क्या देते हैं? यहाँ पर 3 नाम देते हैं। समीकरण नंबर क्या देते हैं? 3 नाम देते हैं। देखिए प्यारे साथियों, अब यहाँ पर हम तुलना करते हैं कि यहाँ पर एरिया ऑफ एडीई और एरिया ऑफ एडीई दोनों के दोनों ही हमारे बराबर हैं। तो जब हमारे वाम पक्ष बराबर है तो इनका दाम पक्ष भी कैसा होगा? बिल्कुल बराबर होगा। तो हम कहेंगे 2 व 3 की तुलना से। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 2 व 3 की क्या कर दें? तुलना कर देते हैं 2 व 3 की तुलना से। तो देखिए प्यारे साथ, जब इधर वाले पक्ष हमारे बराबर, दाम पक्ष भी कैसा होगा? बराबर होगा। तो देखिए 1/2 यहाँ लिखते हैं, विच इम्प्लाइज 1/2 इंटू ए डी इंटू ई जी बराबर, इसके बाद है 1/2 इंटू ए ई इंटू डी एफ। तो देखिए साथियों, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाता है अपना। इसके बाद ध्यान देंगे, अब इसको समीकरण नंबर देते हैं 4 नाम। क्या नाम देते हैं? समीकरण नंबर 4 नाम देते हैं। अब ध्यान दीजिए, इस 4 में हम 1 का भाग लगा देते हैं। इस 4 में हम क्या लगाएंगे? 1 का भाग, क्योंकि हमें चाहिए संख्या बटे में हमें एडी ऊपर चाहिए। तो क्या यहाँ पर एडी मिल रहा है? बिल्कुल एडी मिल रहा है। हमें बीडी नीचे चाहिए। तो देखिए हमारा जो बचा हुआ समीकरण नंबर 1 है, क्या उसमें बीडी मिल रहा है? बिल्कुल बीडी मिल रहा है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि 4 को ऊपर रखना है और 1 को नीचे रखना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 4 में किसका भाग लगाते हैं? समीकरण 1 का भाग लगाते हैं। समीकरण 1 का क्या लगाते हैं? भाग लगाते हैं। ठीक है सर। भाग लगाने पर तो देखिए प्यारे साथियों, जब हम यहाँ पर भाग लगाते हैं तो देखिए भाग की प्रक्रिया को हम यहाँ पर देते हैं। समझिएगा, देखिए भाग की प्रक्रिया को यहाँ पर लगाते हैं तो हमारे भाग में क्या मिल रहा है हमें? समीकरण 4 में ए डी इंटू ए जी। तो इधर वाले पक्ष में क्या मिल रहा है हमको मिल रहा है ए डी इंटू ई जी। और समीकरण 1 में हमारे वाम पक्ष में हमें क्या मिल रहा है? देखिए समीकरण 1 में हमें मिल रहा है बी डी इंटू ई जी। तो यहाँ क्या लिखेंगे? बी डी इंटू ई जी और बराबर, क्योंकि तुलना है, देखिए यहाँ पर बराबर आ रहा है दोनों में, तो बराबर आएगा। फिर समीकरण 4 में क्या मिल रहा है? ए ई इंटू डी एफ। क्या मिल रहा है? ए ई इंटू डी एफ। इसके बाद देखिए इसमें समीकरण 1 में दाम पक्ष क्या है? सी ई इंटू डी एफ। तो क्या मिल रहा है? सी ई इंटू डी एफ। तो देखिए प्यारे साथियों,
ईजी से ईजी यहाँ पर कैंसिल है और डीएफ से डीएफ कैंसिल है, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है एडी बटा बीडी बराबर एई बटा सीई। देखिए साथियों, जो हमें यही चाहिए था, तो यहाँ पर हम लिखते हैं इति सिद्धम। हमारा प्रश्न समाप्त होने के बाद में हमें ये वर्ड लिखना पड़ेगा जिससे हम बता पाएँ कि हमारा प्रश्न यहाँ पर हल होता है। देखिए प्यारे साथियों, इस तरह इस प्रश्न को हम आसानी से हल कर सकते हैं। बेस्ट से बेस्ट तरीका आपके लिए मैंने यहाँ पर बताया है। अगर आप इसके 1-2 बार रिवीजन कर लें तो इसमें आपको कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी। तो प्यारे साथियों, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद की वीडियो को लेकर आते हैं, कल भी एक प्रमेय करेंगे, उसके बाद करेंगे अपने प्रश्नावली को। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू, कीप सपोर्टेड।